हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सायर क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ क्लासें पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत, उत्तर मध्य भारत में स्थित है। दोनों आपको याद करना है। क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और भारत का 7.33% ये घेरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश देखिए 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन सब के साथ क्या करता है उत्तर प्रदेश? अपनी सीमा साझा करता है। ग्लोब पर स्थित की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। ठीक है, ये ग्लोब पर इसकी स्थित है। देखिए, जलवायु जो है उत्तर प्रदेश की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आइए भूगर्भिक संरचना इसकी देखते हैं। देखिए, भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड जो था महाद्वीप उसका हिस्सा है। हम लोग जानते हैं पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे हम लोग पेंजिया महाद्वीप कहते थे। तनाव मूलक बल लगने के कारण क्या होता है, ये दो भागों में टूट जाता है। एक अंगारा लैंड बनता है, दूसरा गोंडवाना लैंड बनता है। अंगारा लैंड में जैसे हम लोग जानते हैं उत्तरी अमेरिका के देश, यूरोप के देश आते हैं। वहीं गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय प्रायद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो अपना भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है तो भी भूगर्भिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग ये कैम्ब्रियन युग में बिंद क्रम की शैलों से निर्मित है। बिंद क्रम की शैलों में जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि शैलें पाई जाती हैं। इन शैलों में जीवाश्म अवशेषों का अभाव होता है। देखिए, उत्तर में शिवालिक श्रेणियों और दक्षिण में विंध्य श्रेणियों के मध्य गंगा यमुना का मैदान है जो प्लीस्टोसीन युग से अब तक अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप बना है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। देखिए, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इन्हीं के आधार पर उस क्षेत्र को विभाजित किया जाता है जिसे भौगोलिक विभाजन कहते हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तर का जो पर्वतीय भाग था वो किस में चला गया? उत्तराखंड में चला गया। पहले उत्तराखंड आप जानते हो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन 2000 में उसको काटकर अलग कर दिया गया, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया गया। तो जो पर्वतीय भाग था वो कहाँ चला गया? उत्तराखंड में। इसके चले जाने के बाद उत्तर प्रदेश 3 भौतिक क्षेत्र रह गए। तो 3 भौतिक क्षेत्र कौन कौन से देखेंगे आप? उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण में पठारी क्षेत्र। आइए हम लोग एक एक चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। देखिए, उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र, अब देखिए ये कहाँ तक फैला हुआ है? आप देखेंगे पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर तक पाई जाने वाली एक पतली सी पट्टी भाबर एवं तराई क्षेत्र कही जाती है। भाबर क्षेत्र उत्तर में है जबकि तराई क्षेत्र उससे ठीक सटे दक्षिण में है। आप देखेंगे सहारनपुर से लेकर कहाँ तक? कुशीनगर तक। आइए समझते हैं भाबर क्या होता है। देखिए, भाबर जो होता है, भाबर क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। जब नदियाँ भाबर क्षेत्र में पहुँचती हैं तो नदियाँ जब आती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं। ठीक है, शिलाखंड होते हैं तो वो एक जगह जम जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। तो नदियाँ क्या होती हैं? वहाँ विलुप्त सी दिखाई देती हैं। ठीक है, अर्थात उन
जो ये चट्टानें होती हैं या जो पत्थर जमा होते हैं उनके नीचे से बहने लगती हैं। ठीक है, तो ऊपर से वो दिखती नहीं है, ऐसे क्षेत्र को भाबर क्षेत्र बोलते हैं। देखिए, यह शिवालिक हिमालय के समांतर गिरिपात प्रदेश में फैला हुआ है, जिसका निर्माण कंकड़ पत्थर चट्टानों में से हुआ है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में है। अभी हमने ऊपर बताया, यहाँ आकर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं तथा जल चट्टानों के मध्य प्रवाहित होता है। ये नदियाँ आके जाकर वापस धरती पर प्रकट अर्थात दिखाई देने लगती हैं। यह क्षेत्र जो होता है कम उपजाऊ होता है तथा यह क्षेत्र कृषि के लिए अच्छा नहीं होता है, अनुपयुक्त होता है। चलिए आगे समझते हैं अब हम लोग तराई क्षेत्र। देखिए, भाबर के समांतर दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र में नदियां धरती पर प्रकट हो जाती हैं। यहाँ महीन कड़ों के निक्षेप मिलता है। वर्तमान में तराई क्षेत्र के अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। इस क्षेत्र में गन्ना एवं धान की खेती अच्छी होती है, उपयुक्त दशाएं होती हैं। उनके जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती होती है। इन दलदली क्षेत्रों में अनेक तरह के रेंगने वाले जीव तथा विषैले कीट, अजगर, मगरमच्छ आदि के साथ अन्य जीव भी पाए जाते हैं। देखिए, तराई क्षेत्र में नमी होने के कारण यहाँ जंगलों का विकास हुआ है। इससे इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। आप कुछ पार्कों की बात करें, जैसे राजाजी नेशनल पार्क यहाँ पर है, जिम कॉर्बेट पार्क यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के एकमात्र नेशनल पार्क की बात करें, दुधवा नेशनल पार्क तराई क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, तराई क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर जब नदियाँ भाबर से निकलकर इस क्षेत्र में पहुँचती हैं तो ये कई क्षेत्रों में बट जाती हैं। ठीक है, और क्या होता है, कई भागों में बंटने के कारण वो एक स्रोत नहीं बना पाती हैं, तो जगह जगह पर पानी का जमाव हो जाता है, जिससे दलदल का निर्माण हो जाता है। तो ये दलदली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए आगे देखते हैं मैदानी क्षेत्र या गंगा का मैदान। देखिए, भाबर एवं तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच अवस्थित यह एक विस्तृत समांतर समतल एवं उपजाऊ मैदानी भाग है। इसे गंगा का दोआब भी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है बीच का हिस्सा, यही क्या है, मैदानी क्षेत्र है। आइए निक्षेपों की संरचना। देखिए, निक्षेपों की संरचना के आधार पर इस मैदान को दो उपभागों में बांटा गया, एक खादर क्षेत्र, एक बांगर क्षेत्र। आइए देखते हैं खादर क्षेत्र क्या होता है। देखिए, ये जो होता है खादर क्षेत्र, नदी के पास वाला क्षेत्र, नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का पानी बराबर आता रहता, अर्थात प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग खादर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये नवीन जलोढ़ निर्मित मैदान होते हैं, अर्थात जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होते हैं इससे निर्मित होते हैं। बार बार नदियों के पानी के आने से हर साल यहाँ पर क्या होता है, इसका नवीनीकरण होता रहता है। ठीक है, इसी कारण ये प्रदेश बहुत उपजाऊ होते हैं। ठीक है, कृषि के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, लेकिन संसाधन की कमी के कारण अभी यहाँ पर उतनी खेती नहीं हो पा रही है। ठीक है, लेकिन कृषि के लिए बहुत ही अच्छे होते। इस क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन बाढ़ के कारण अच्छी खेती नहीं की जा सकती है। तो खादर क्षेत्र अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा, खादर क्षेत्र नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुँचता है, और यह क्षेत्र नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित होता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती बांगर से कम होती है, बांगर प्रदेश से कम होती है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं बांगर क्षेत्र। ठीक है, देखिए, नदी के दूर वाला क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया है, इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है, जिस कारण यहाँ की मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हो पाता है, और ये बांगर प्रदेश कहलाता है।
ये प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। इस प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रदेश में अर्थात ये जो होता है बांगर जो होता है ये प्राचीन जलोढ़ निर्मित मृदा से निर्मित होता है। ठीक है। अब हरित क्रांति यहीं से उत्पन्न हुई थी। ठीक है। ये सिंधु और जो गंगा का मैदान ऊपरी वाला उसका क्षेत्र। ठीक है। तो ये हो जाता है बांगर क्षेत्र। आइए आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं दक्षिण में पठारी क्षेत्र। दक्षिण में पठारी क्षेत्र, यह पठारी क्षेत्र मध्य के मैदानी क्षेत्र यह पठारी क्षेत्र मध्य के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसे बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है। उत्तरी विस्तार है। इस पठारी क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर जैसे कैमूर और सोनकर की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं, जो दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब देखिए पठारी क्षेत्रों में यह क्षेत्र ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद जिले के गंगा के दक्षिण तथा वाराणसी जिले के चकिया तहसील तक फैला हुआ है। तो दक्षिण पठार कहाँ तक फैला हुआ है? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद। ठीक है। और वाराणसी जिले के चकिया तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन एवं टॉन्स हैं। चंबल, बेतवा एवं केन यमुना नदी की, जबकि सोन एवं टॉन्स गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए ये कम वर्षा का क्षेत्र है एवं इसके ज़्यादा भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, जो कृषि हेतु कम उपजाऊ हैं। और प्रमुख फसलों में अगर देखें जो पठारी क्षेत्र वहाँ पर चना, सरसों, अरहर, ज्वार एवं गेहूँ होती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।